बेटा ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया था अभी। अब मतलब ये 2n है, यहाँ पे हम 3n लिख के 2 लिखते हैं, 2n और ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें में बैलेंस, सब 2n इधर है, 2n इधर है, और हमारे पास 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, और ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर होंगे। तो ये कम्प्लीटली बैलेंस है। 2na प्लस 2h2 के साथ 2NaOH प्लस H2, ये दोनों ही खाली H2, ठीक है। तो इस तरीके ये बैलेंस है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन मतलब हम अलग अलग बेसिस मान के कि जैसे कोई भी क्लासिफिकेशन होता है तो उसका एक बेसिस होता है कि किस बेस पे हम किसी चीज़ को मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो हम पहले केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, इसके बेसिस पे हमने जब क्लासीफाई किया तो कुछ 4-5 टाइप के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, तो हमारे पास पहले एक एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी में जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वही है बेटा, आप लोगों ने नॉर्मल अपने घर पे देखा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, इसको हिंदी में हम चूना पत्थर क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है, क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम को जब वाटर में ऐड करते हैं तो बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल्डर्स बनाता है, और प्लस हीट रिलीज होती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। जिस बर्तन में आपको पता है उबलने लगता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो है बेटा, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेसिकली वो डिफिनीशन लिखते हैं कि है 2 और मोर रिएक्टेंट्स react to form a single product। ध्यान देना बेटा, सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर एक सिंगल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे जैसे हमारे पास ये बन गया CaOH प्लस H2 से मिला के हमने CaOH का वोल्टेज बना लिया। अब इसके बाद में क्या होता है, इसको हम स्लैंग लाइम बोलते हैं बेटा। स्लैंग लाइम इज नथिंग एक्चुअली, CaOH का होल ट्वाइस इज कॉल्ड स्लैंग लाइम। CaOH का होल ट्वाइस इज कॉल्ड स्लैंग लाइम। स्लैंग लाइम से हम जब CO2 पास करते हैं तो बेटा ये CO3 बना, ठीक है। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ रिएक्शन आप लिख के याद करोगे, इजीली याद हो जाएंगी, तो आप कर सकते हो। स्लैंग लाइम को CaCO3। अब अगर इसको वापस हम हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 बना लेगा। अब ये CO8 क्या है, क्विकलाइम है, ठीक है। तो वापस से हम वही मिल गया, ठीक। और कुछ और एग्जांपल हैं उसके, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो CO2 गैस बनाता है, ठीक है। और दूसरा है कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब 2 H2 कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो ये H2 बनाता है, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के में, क्योंकि दोनों में देखो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, 2 रिएक्टेंट है, इसमें भी 2 रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। बेटा एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ नीचे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, जो भी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़, नंबर ऑफ एटम्स of an element in a reactant must be same as product। मतलब समझिए, अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, सॉरी हाइड्रोजन के 4 एटम, तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 4 एटम होने चाहिए, और स्टेट मस्ट बी मेंशन। जैसे अभी मैंने बैलेंसिंग बताई ऊपर बेटा, तो उसमें मैंने स्टेट नहीं लिखी थी, तो स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मस्ट बी रिटन, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस शुड बी रिटन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में
बनना है ना। तो ये चीज़ नीचे जो है लिखी होनी चाहिए एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। पता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपने सारा केमिकल रिएक्शन लिख दिया और अगर ये स्टेट मेंशन नहीं करे बेटा, आपका आधा मार्क्स जो है उसी पे कट सकता है। आधा मतलब हाफ, 1/2 मार्क्स। ये नहीं कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 नंबर ही दिए, ऐसा नहीं है। मतलब आधा का मतलब है मेरा कि 1/2 मार्क्स, जैसे 5 का है तो आपको 4.5 मिल सकते हैं, 4.5 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा रिएक्टेंट किस स्टेट में है और कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है नेक्स्ट पेज, डिस्कशन ऑफ इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, थर्मिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ हीट से रिलेटेड बात होनी है। ठीक है, तो जो अभी हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो हमने उदाहरण देखा था वो CaO प्लस H2O, ये मिला के बेटा दे रहा था CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस में क्या निकल रहा था, हीट निकल रही थी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये चूँकि हीट निकल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, मोस्टली जो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअली एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, तो अगर जिस भी रिएक्शन में हीट या एनर्जी निकल रही हो, ठीक है, हीट या एनर्जी में बोलो, खाली हीट ही नहीं है, हीट और एनर्जी। एक्चुअली हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो कह सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन हीट या एनर्जी जो अगर किसी रिएक्शन में निकल रही हो, ठीक है, प्रोडक्ट के अलाउंग, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज द एक्सोथर्मिक। एंड व्हाट द इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन ही है, टू स्टार्ट द रिएक्शन इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, वो सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है। तो अगर, बट ध्यान से सुनिएगा कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की हो सकती है वो। दूसरी चीज़ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्चुअली हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 2-3 एग्जांपल आपको पता चल जाएंगे, जैसे पहला तो यही है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज मीथेन। ठीक है, तो CH4 ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो ये बनाता है CO2 प्लस H2। ठीक है, और CH4 ये गैस होता है, एक्चुअली ये भी गैस होता है, तो ये भी गैस ही है, और ये वाटर इज द लिक्विड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे देखिए, कार्बन, एक कार्बन इधर ही, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है इधर, 2 1 3 ऑक्सीजन है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2H2 हम लगा देते हैं, और फिर 4 ऑप्शन यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब बैलेंस हो गया, इट्स द कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी जो है एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है बेटा, है ना। इसका यूज आप जैसे कई जगह आप पढ़ते होंगे कि मीथेन, जिसको कोई भी हाइड्रोकार्बन उसको बर्न करो तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक जनरल, बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक जनरल इक्वेशन होती है, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि जैसे किसी हाइड्रोकार्बन को हमें जलाना है तो उसके थ्रू हम क्या क्या, मतलब अब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़े, कुछ चीज़ें आपको स्मार्टली आप पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर हमारे पास कोई है CXHY, ठीक है, इसको जब हम ये बेटा ये याद कर लो, ये XY की वैल्यू रखो कि बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन आएगा, उसमें कुछ आपको करना नहीं है। X प्लस Y/4O2 के साथ में अगर इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है, X, ठीक है, तो ये बनाएगा XCO2 प्लस Y/2H2। ठीक है, आप इसमें XY की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ये बिल्कुल ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको देगा। CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 गिव्स आउट XCO2 प्लस Y/2H2। इट्स अ कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, और अब हमारे पास है बेटा ये बहुत, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पहले आप लोगों को रेस्पिरेशन आना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली रेस्पिरेशन इज। तो आई होप आप सब लोग जानते होंगे रेस्पिरेशन को हिंदी में दहन कहते हैं, दहन प्रक्रिया। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, ये हमारे सेल में होता है, इसको इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है,
कि बर्निंग ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इसको बेटा अब जब आप 11th में हो जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर ही है रेस्पिरेशन, तो उसमें आप पढ़ोगे, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेटा जिस भी रिएक्शन में एटीपी बन रही हो, एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी है बेसिकली। जैसे हमारे पास नहीं होता कि हम चीज़ों को रुपए के फॉर्म में रखते हैं, तो ऐसे एनर्जी की जो करेंसी है वो एटीपी है, ठीक है। तो वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी अपने पास रखता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, जहाँ पे भी एटीपी बनी हो उसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं हाँ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है, पहले तो ग्लूकोज C6H12O6, बेटा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर बनाता है और प्लस में 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं 6 6 6, ठीक है। ये इज द कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2 एंड इट फॉर्म्स 38 ATP। चूँकि इसमें लास्ट में बेटा एनर्जी बन रही है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कहाँ होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोगों को पता होगा हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और उसी के जो मेम्ब्रेन है उसी पे सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। इसी से जो एनर्जी मिलती है उसी का यूटिलाइजेशन करके हम अपने मतलब जो डेली बेसिस पे हमारे जो वर्क होते हैं उसको हम परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली। तो बेटा उसमें क्या होता था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके खाली एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। क्या होता है, कोई एक चीज़ है जो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन मतलब आप समझते हो कि डिकम्पोजिशन मतलब होता है बेसिकली ब्रेकिंग डाउन, है ना, ब्रेक डाउन होता है। तो डिकम्पोज होना मतलब होता है टूट जाना। तो कोई एक चीज़ है हमारे पास, वो टूट के कोई दूसरी चीज़ बना रही है, तो मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ बना रही है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर कंसिडर करते हैं। बेटा हम जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर इसे देख लेते हैं कि जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2, मैं कलर भी साथ में लेके चलता हूँ, ये 7H2 बेटा ये जो है ग्रीन, मैं ग्रीन से लिख भी रहा हूँ, तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसको जब आप हीट कर देते हो तो फेरस सल्फेट बनता है FeSO4, और वाटर जो है इसका बाहर निकल जाता है, ये बेटा वाइट कलर का होता है ना। और इसको फर्दर जब आप हीट करते हो तो Fe2O3 बनाता है, जो फेरिक ऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का होता है। और प्लस इसमें से SO2 एंड SO3 गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस आर रिलीज्ड आउट, ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट था हमारे पास FeSO4.7H2, इससे हमारे पास FeSO4 बन गया और Fe2O3 बन गया, जो कि ब्राउन कलर का है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारे पास क्या है, CaCO3, ठीक है। CaCO3 के हम हीट करते हैं तो बेटा CaO क्विक लाइम प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या होता है, एक CaCO3 जो हमारे पास है लाइमस्टोन, उसको मतलब वो जब हीट करते हैं उसको, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है।